आ चुकी हैं, अजीज कुमार आ चुके हैं, राकेश कुमार आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, अखंड प्रताप आ चुके हैं, अंकित कुमार श्रीनिवास्तव आ चुके हैं, गौतम राठौड़ आ चुके हैं, आशीष कुमार यादव आ चुके हैं। हाँ भाई, क्या पढ़ रहे थे हम ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे थे। ह्यूमन ब्लड में हमने आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज कंप्लीट कर ली थी। कल हमने लास्ट यहाँ पे पढ़ा था कि अगर डब्ल्यूबीसी कम होंगे तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, और अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम उस स्टेज को क्या नाम देते हैं। अब हमारे ब्लड में लास्ट वाली सेल्स बची हैं, दैट इज नॉन एज प्लेटलेट्स। तो फटाक से लिखो ब्लड प्लेटलेट्स। देखो, 1 नंबर पे प्लाज्मा पढ़ा था, 2 नंबर पे रेड ब्लड सेल्स पढ़े थे, 3 नंबर पे व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़े थे, और 4 नंबर पे आज हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, 4 नंबर कैसे हो गया, समझ में आ गया ना। हमने प्लाज्मा को 1 नंबर दिया था, इसलिए ब्लड प्लेटलेट्स 4 नंबर है। ठीक है ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या कहलाती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, हिंदी में लिखेंगे रक्त बिंबाणु कोशिका। रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। देखो बच्चों, वैसे ब्लड में सेल्स 3 टाइप की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। लेकिन हमारा 4 नंबर क्यों है ये, क्योंकि हमने प्लाज्मा को 1 नंबर दे दिया था, है ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम रक्त बिंबाणु कोशिकाएं कहते हैं, क्या करती हैं ये, इनका काम होता है ब्लड का क्लोट जमाना। अब ये ब्लड का क्लोट कैसे करती हैं, कब करती हैं, क्यों करती हैं, ये आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। सभी लोग लाइव हो चुके होंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए मेरे साथ पढ़ाई करते हैं। जैसे हमने आरबीसीज का दूसरा नाम क्या बोला था मैम, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कह रहे थे, डब्ल्यूबीसीज को हम क्या बोल रहे थे, ल्यूकोसाइट्स कह रहे थे। ऐसे ही जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है बच्चा, थ्रोम्बोसाइट्स। आप बहुत ध्यान से समझना, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट, क्लोट का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, खून का थक्का, और साइट का मतलब होता है सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका। तो वो ब्लड की सेल जो ब्लड का क्लोट करवाने का काम करती हैं, जो रक्त का थक्का जमाती हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि थ्रोम्बोसाइट्स हम किसको कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप क्या करके आओगे बेटा, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट, रक्त का थक्का जमना, साइट का मतलब सेल, वो सेल जो क्लोट करवाती हैं, जो रक्त का थक्का जमाती हैं। तो आपको इसका काम तो नाम से ही समझ में आ गया। अरे अगर आपसे कोई पूछे डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, बीमारियों से बचाना। आपसे कोई पूछे, आपसे, है ना, आपसे पूछे कि आरबीसी का क्या काम था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन आपसे पूछे जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उनका क्या काम है, नाम से क्लियर है, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड का क्लोट करना। कैसे करती है, कब करती है, आज की क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, मैम इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, ये संख्या में कितनी होनी चाहिए, इनकी संख्या लाखों में होती है। कितनी, तो बेटा आप लिख सकते हो 4 से 5 लाख पर 100 ml HB। अब मिनिमम मैं आपको बता देती हूं कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख मिनिमम है, इससे कम नहीं जानी चाहिए। अब इससे कम जाती है ना तो बेटा घबराने की जरूरत होती है। जैसे आपने सुना होगा फलाना इंसान को डेंगू होता है, तो उसके बॉडी में जो ये है ना प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं आपकी प्लेटलेट 60,000 ही बची हैं, चढ़वा लो प्लेटलेट्स, है ना। तो आगे बात करेंगे ये सारी, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त बिंबाणुओं की संख्या मिनिमम 1.5 लाख होनी चाहिए, इससे कम नहीं आनी चाहिए बेटा। वैसे 4, 4.5, 5, देखो 5 लाख आ रही है, 5.5 लाख आ रही है, बहुत अच्छी बात है। 4.5 से 5.5 भी लिख सकते हो, नोट्स में लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। या आप 4 से 5 लाख भी लिख सकते हो, वो भी सही है, लेकिन मिनिमम 1.5 से नीचे नहीं जानी चाहिए बेटा। 1.5 से नीचे जा रहे हैं मतलब खतरे की घंटी बहुत ही ज्यादा आपके पास है। ये इनकी संख्या है, ये लाखों में होती है बेटा। ये भी कहां बनती है, इनका भी फॉर्मेशन कहां हो रहा होगा, जहां खून बनता है वहीं प्लेटलेट्स बनती है। अब मुझे फटाक से बता दो खून कहां बनता है, बोन मैरो में, तो ये भी कहां बन रही होंगी, बोन मैरो में बनती है बेटा। बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, ठीक है, हमारी हड्डियों के बीच में जो खोखला हिस्सा होता है वहां पे ये बनती है। मैम कितना दिन सर्वाइव करती हैं, 1
1 से 1.5 वीक, 1 से 1.5 वीक का मतलब क्या हो गया, 7 से 10 दिन लिख दूं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। कुछ बुक्स वाले लिख देते हैं बेटा 1 से 1.5 वीक, 1 से 1.5 सप्ताह, हो गया ना, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है मैम, फिर ये मर जाती हैं? हाँ जी बच्चों, इनकी भी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। बेटा याद रखना, ये मर जाती है ब्लड में, अलग नहीं जाती है, खून में ही मर जाएंगी ये। और थोड़ी बहुत इनका जो रीजेनरेशन है वो भी कहां हो जाता है, आप बताओगे? इनका पुनः निर्माण भी खून में ही हो जाता है। जहां मरती हैं वहीं तो वापस जिंदा होंगी ना, तो थोड़ी बहुत रीजनरेट हो सकती है, पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। लेकिन कहां पे, जहां मरेंगी वहीं। कहां मरी? रक्त में, खून में, तो खून में ही वापस जिंदा होगी। कितनी होनी चाहिए मैम? मिनिमम 1.5 लाख होनी चाहिए, है ना, इससे कम नहीं जानी चाहिए। कहां बनेंगी? बोन मैरो में। कितना दिन सरवाइव करेंगी? 7 से 10 दिन, 8 से 10 दिन लिखा हुआ तो भी ठीक है, 7 से 10 दिन, 7 से 11 दिन तो भी ठीक है, 1 से 1.5 सप्ताह लिखा हुआ है तब भी सही है बेटा। फिर मर जाती है कहां? खून में ही, और खून में ही बन के वापिस क्या हो जाती है? जिंदा। थोड़ी बहुत हो सकती है, रीजनरेट हो सकती है, पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैम इनका शेप कैसा होता है। बेटा ये भी जब बात करते हैं ना, देखो ऐसे तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, इनका आकार और आकृति कोई फिक्स नहीं है बेटा, लिख लेना। ये भी इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब क्या होता है बेटा? अनिश्चित आकार की, कोई निश्चित नहीं है। एक बात याद रखना, आरबीसी का आकार और आकृति दोनों फिक्स होता है बेटा, है ना। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी भी हमने कल पढ़ा था, नो फिक्स्ड शेप। लेकिन इनका नाम प्लेटलेट्स क्यों पड़ा? क्योंकि माइक्रोस्कोप से जब देखते हो ना, प्लेट के जैसी दिखती है। प्लेट समझते हो? पतीले के ऊपर, है ना, लगाते हैं प्लेट, जिसको तस्तरी बोलते हैं। फ्लैट दिखती है, फ्लैट, है ना, प्लेट की जैसी दिखती है। प्लेट 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 तो समझते होंगे ना, इसलिए हम इनको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक इमेज इनकी कैसी दिखती है? आप बताओगे प्लेट की जैसी दिखती है। प्लेट होता है ना, चपटा, चपटे आकार की दिखती हैं ये चपटी हुई दिखती है बेटा। तस्तरी होती है ना, अपने घर में हम ढक के रखते हैं सब्जियों को, सब्जी बन जाती है तो ऊपर प्लेट लगा देते हैं पतीले के ऊपर, है ना, कढ़ाई के ऊपर, उनकी जैसी होती हैं। ये चपटे आकार की होती हैं, इसलिए इनका नाम प्लेट पड़ा है, प्लेटलेट्स वहीं से पड़ा है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में मैम काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारी ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्या काम करती हैं बेटा? दे आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये ब्लड का क्लोट करवाती हैं, ब्लड क्लोटिंग करवाती हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। एक ही काम है बेटा इनका, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे मैम आपने तो बताया था प्लाज्मा ब्लड का क्लोट करवाता है। जी हाँ मैम ने पढ़ाया था, बिल्कुल सही बात है। फिर मैम आप कह रही हो ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड का क्लोट करवाती है, लेकिन आप लोगों ने ढंग से ये नहीं समझा था। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि बेटा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कौन सी ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, ये चीज मैंने पढ़ाई थी ना। मैंने कहा था खून में से आरबीसी हटा दो तो बचा हुआ पार्ट क्या? प्लाज्मा कहलाता है। तो बेटा खून में आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स तो है ना। सॉरी, प्लाज्मा में प्लेटलेट्स तो होती है ना। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं क्या कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, वो क्या काम करती हैं? ब्लड का क्लोट करवाती हैं। ये देखो बेटा यहां पे लिखा हुआ है कि ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग करवाना, रक्त का थक्का जमाना। अब ये ब्लड प्लेटलेट्स होती कैसे, कैसे थक्का जमाती है, वो समझिए, वो समझिए, ठीक है। हाँ, आप लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं, आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस बैच वालों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैम जीएस नहीं होगा क्या, जीएस नहीं होगा क्या। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने कहा था ना कि मैम हमें जीएस नहीं पढ़ाया जाएगा क्या, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जीएस का टीचर आपको मिलेंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे जीएस, ठीक है। चलो सुनो, ब्लड का क्लोटिंग करती कैसी है, इनका काम समझ में आ गया। रक्त का थक्का जमाने में ब्लड प्लेटलेट्स हेल्पफुल होती है। अब ये ब्लड क्लोटिंग होती कैसे है बेटा, अगले 15 मिनट चुपचाप बस पढ़ लेना मेरे साथ, ठीक है। ये रक्त का थक्का जमता कैसे है?
प्लीज अगले 15 मिनट तक कोई भी एक भी कमेंट नहीं करेगा मेरे, क्योंकि यहां से ना मैं 10 क्वेश्चन निकालूंगी। अगले 15 मिनट जिन्होंने सही से पढ़ा है वही, है ना, वही अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएगा। तो एक बार कोई भी कमेंट, मैं कमेंट सेक्शन हटा ही दूंगी, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मैं अगला पढ़ाने वाला थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी बाद में बात करेंगे। हाँ, जीएस कौन पढ़ाएगा सारी बातें बात करूंगी, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। छुट्टी कब से होंगे वो बताएंगे। अभी फिलहाल सुनो मेरी बात को ध्यान से। पहली बात, ब्लड का क्लॉट होता क्या है बेटा? आपने देखा होगा कभी ना कभी आपको जिंदगी में कहीं चोट लगी होगी। मैं नहीं चाहती हूं आपको चोट लगे, लेकिन कभी ना कभी चोट लग जाती है। कभी दीवार पे हाथ घिस गया, कभी एक्सीडेंट हो गया होगा। मान लो इस हिस्से में मेरे चोट लगी, लग गई। क्या होता है चोट लगने के बाद? ये जो है ना, ये मांस फट जाता है। मांस है, ये स्किन है, इसके नीचे मांस है, फट गया। इस मांस के नीचे क्या होती है? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं फटी, और फटने से क्या हो गया? फटने से खून निकल गया। चोट लगने के बाद आपको क्या होती है? आपको ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? खून बहना, खून का बहाव होना। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बाहर निकल गया, निकल रहा है। वो ब्लीडिंग नॉर्मली 5 से 7 मिनट तक होती है। हाँ, ये ब्लीडिंग 2 से 7 मिनट तक होती रहने चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा अगर टाइम ले रहा है ब्लीडिंग में, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। एग्जाम में आता है ना ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, सारी बातें करेंगे हम ना। तो ब्लीडिंग क्या होता है? चोट लगी, चोट लगने से खून बाहर निकल रहा है, उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। अब आप देखोगे 7-8 मिनट के बाद रक्त का बहना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे बॉडी में जहां पर चोट लगी है, जिस हिस्से में, उस हिस्से पे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद जो हमारा खून बाहर निकलता है, उस खून के बहाव को बंद करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उनकी प्रोसेस को हम एक साथ ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो केमिकल प्रोसेस होता है उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। जी हाँ, जो रक्त का बहाव होता है, जो खून बाहर बहता है, उसको रोकने के लिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको एक साथ मिला के रक्त का थक्का जमना बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कैसे होती है ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए 3 रिएक्शन होती हैं बेटा, और इन 3 रिएक्शन से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए 3 अभिक्रिया होती हैं। अभिक्रिया नंबर 1, 1, 2, 3। ये 3 केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगे, तो मैं एनसीईआरटी का फोटो आपको दिखाऊंगी, वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ जी मैम, आ जाएगा। चलो तो जरा सुनो ध्यान से। यहां मान लो मैम के इस हिस्से पे चोट लगी, ठीक है, चोट लग गई, ब्लड वेसल्स फट गई। हाँ मैम, ऐसे खून बाहर निकल रहा है, निकल रहा है। ये क्या है लाल रंग का? ये खून है, ये ब्लड है। अब इस खून में होता क्या है, सुनो। कहीं पर भी चोट लगती, मैं बहुत आसान करके समझा रही हूं आपको। चोट लगी, लग गई मैम, हाँ जी मैम चोट लग गई। खून बाहर निकल रहा है, हाँ जी मैम। खून क्यों निकला? क्योंकि मांस फट गया, मसल्स डैमेज हो गई, यहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या होगी? डैमेज्ड हो गई। डैमेज का मतलब होता है बेटा क्षतिग्रस्त। जिस हिस्से पे चोट लगी है वहां की सेल्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई, इसलिए खून बाहर निकल रहा है। ब्लड वेसल्स फट गई, रक्त वाहिकाएं फट गई, सेल्स यहाँ की डैमेज्ड हो गई, खून बाहर निकल रहा है, निकल रहा है। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो खून होता है उसके अंदर कैल्शियम होता है? कितने बच्चे जानते हैं? नहीं जानते हैं तो सुन लो। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, आप कहोगे यस। कहाँ कहाँ होता है? आप बोलोगे मैम हमारे बालों में कैल्शियम होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे नाखून में कैल्शियम होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे दांतों में कैल्शियम होता है, बिल्कुल सही बात है। और हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। और खून का कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है।
याद रखनी ये बात, एग्जाम में आता है, विच मिनरल इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, कौन सा खनिज तत्व है जो हमारे बॉडी में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? आपका आंसर कैल्शियम होगा। अब ये कैल्शियम कहां से आता है सुनो, चोट लगी, सेल्स डैमेज्ड, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई, ब्लड वेसल्स फट गई, खून निकल रहा है, और इसी खून में होता है कैल्शियम। खून का कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हाँ जी मैम, आ गई बात समझ में। पहला पॉइंट ये समझना है। दूसरा पॉइंट समझो, होता क्या है बेटा, जिस हिस्से में चोट लगी है ना, जब चोट लगती है ना, सेल्स डेड होने लग जाती हैं, सेल्स डैमेज होने लग जाती हैं, तो उसी डैमेज सेल से क्या निकलता है, इस क्षतिग्रस्त भाग से एक केमिकल रिलीज होता है, जिस केमिकल को बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी मैम, थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपसे पूछेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? ये केमिकल है, एक रसायन है, और ये जब ही निकलेगा जब आपकी सेल्स डैमेज हो गई है, चोट लग गई है, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है ना, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। कर दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज? हाँ जी मैम, ठीक है। अब क्या होगा? अब पहला केमिकल रिएक्शन होगा ब्लड क्लॉटिंग का। आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि प्लाज्मा के पास क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से थे? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, याद है ना? हाँ जी मैम, याद है। अब पहली केमिकल रिएक्शन होगी, मैंने कहा ना ब्लड क्लॉटिंग के लिए 3 रिएक्शन होती हैं। अब मैं पहली केमिकल रिएक्शन लिखने जा रही हूं, थोड़ा सा इधर लिखती हूं, ध्यान से सुनना। पहली केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? जैसे ही चोट लगी, चोट लगने के बाद 5-7 मिनट तक आपको ब्लीडिंग होगी, और 5-7 मिनट के बाद यह पहला केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा इसमें? तो इसमें जो हमारी प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन था ना, अरे कौन सा प्रोटीन था प्लाज्मा के पास? प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाएगा? थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। ठीक है, मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दूं इस चीज को यहां पे, इधर, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, लेकिन बेटा किसकी प्रेजेंस में? अरे आप पढ़े हो केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हो, उत्प्रेरक डाल देते हो, तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो बेटा सुनो, क्या होता है? ये कौन है ये बच्चा? सोहिल राय। मैम बिंदी लगाया करो। तुझे क्या मतलब है बिंदी लगाऊं, सिंदूर लगाऊं, नहीं लगाऊं? है ब्लॉक होना है तुझे क्लास से? बकवास। तो मेरे ससुर जी लगते हो या मेरी सास लगते हो? बेवकूफ आदमी, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, बिंदी लगाया करो, सिंदूर लगाया करो। अबे तो कौन होता है मुझे बोलने वाला? मैं कुछ भी लगाऊं? बेवकूफ, मुझे तुम्हें दिखाने के लिए बिंदी लगानी है क्या? ब्लॉक कर दूंगी मैं क्लास में, रोज आके कमेंट करते हो। होता क्या है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं, हम कोई उत्प्रेरक डाल देते हैं, तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, बहुत तेजी से होना शुरू हो जाती है। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है, तो यहां पे कैटलिस्ट चाहिए। कौन कौन सा? एक तो कैल्शियम चाहिए, ये कैल्शियम। और दूसरा कौन सा केमिकल? यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो केमिकल है ना, ये किसकी तरह काम करेगा? कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो लिख दो बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। कौन से? कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो पहला केमिकल रिएक्शन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म है थ्रोम्बिन की, ये काम नहीं कर सकता। ये बेटा इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? काम करने लायक नहीं है। इसको काम करवाना है तो इसको थ्रोम्बिन में बदलो, ये एक्टिव फॉर्म है। अब पता है ये थ्रोम्बिन क्या करेगा जाकर? कल की क्लास से मैंने आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था? हेपारिन ब्लड का क्लॉट नहीं होने देता, है ना? हेपारिन ब्लड का क्लॉट नहीं होने देता, याद है ना? मैंने कहा था हमारी नसों में खून को जमने से बचाने का काम हेपारिन करता है। अब आप खुद बताओ, अभी तो ब्लड का क्लॉट करवाना है ना,
अरे हेपारिन ब्लड का क्लॉट होने नहीं देता, और अब अगर आपको ब्लीडिंग रोकनी है तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट, आपको हेपारिन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये थ्रोम्बिन जाता है और जाकर क्या करता है? हेपारिन को डीएक्टिवेट कर देता है। हेपारिन को बोलता है, ओए हेपारिन तेरा कोई काम नहीं है, शांत हो जा। ये क्या हो जाएगा? ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। डीएक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? ये हेपारिन अब काम करने लायक नहीं बचा। हेपारिन का काम क्या था? ब्लड का क्लॉट ना होने देना। अब हेपारिन अपना काम करना भूल गया, बंद हो गया, तो अब क्या होगा? अब ये कहेगा हेपारिन, ठीक है भाई मैं शांत हो जाता हूं, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो अब ब्लड का क्लॉट होगा क्योंकि हेपारिन को डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, हेपारिन डीएक्टिवेट हो गया, हो गया। तो अब दूसरा केमिकल रिएक्शन क्या होगा वो सुनो। दूसरे केमिकल रिएक्शन में ये जो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में होता क्या है? क्या आप ऐसे लिखूं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरे केमिकल रिएक्शन में फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जिसको हमने बोला था ब्लड का क्लॉट होने वाला मुख्य प्रोटीन, ये फाइब्रिनोजन है जो फाइब्रीन में बदलता है। फाइब्रिनोजन फाइब्रीन में बदल जाता है। और बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये ब्लड का क्लॉट करवाने वाला मेन प्रोटीन होता है, ये मुख्य प्रोटीन है। लेकिन फाइब्रिनोजन फाइब्रीन में किसकी प्रेजेंस में बदलता है? थ्रोम्बिन। इस थ्रोम्बिन और ऑब्लिक लगा के लिखना पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये किसकी तरह काम करते हैं? एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। थ्रोम्बिन या पेप्सिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन फाइब्रीन में बदल गया। अब ये जो फाइब्रीन है ना, पता है क्या होता है? ये फाइब्रीन एक रेशेदार प्रोटीन होता है। ऐसे इसके अंदर ऐसे फाइबर होते हैं बहुत सारे, ऐसे ऐसे जब ये खुलता है ना ऐसे, तो इसमें धागे होते हैं बेटा, ये धागे नुमा प्रोटीन होती है। ऐसे बहुत सारे धागे ऐसे पतले पतले खुल जाते हैं, और यही धागे क्या करेंगे? तीसरी केमिकल रिएक्शन में यही जो धागे है ना फाइब्रीन, ये अपने साथ ब्लड प्लेटलेट्स को या ब्लड सेल्स को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और इससे क्या बन जाता है? एक क्लोट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। और ये जो रक्त का थक्का बन गया ना बेटा, अब यहां से खून बाहर नहीं जाएगा। तो फाइब्रीन ने अपने साथ क्या करा? ब्लड सेल्स को अपने साथ यहीं पे रोक लिया। देखो बेटा ये फाइब्रीन है और इसमें ये सारी ब्लड सेल्स आके ऐसे उलझ जाती हैं। जैसे बहुत सारे मोती होते हैं, है ना, और मोतियों को हमने एक माला बना दी, समझना। माला में क्या होता है? धागा होता है, धागे के अंदर मोतियों को पिरो दिया, तो बेटा अब मोती बिखरेंगे नहीं। ठीक ऐसे ही ब्लड सेल्स मोती हैं और ये धागा है प्रोटीन, कौन सा? फाइब्रीन। इसके अंदर ब्लड सेल्स आके यहां उलझ गई तो ये एक मैश बन गया, और इसी को हम ब्लड का क्लॉट बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स यहीं रुक जाएंगी। अब ये जो खून निकल रहा था ना, यहां पर ऐसे बन गया, ऐसे, और इसी को ब्लड का क्लॉट होना बोलते हैं। अब ये खून बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि ब्लीडिंग रुक जाएगी, यानी कि ब्लीडिंग रुक जाएगी। और इस तीसरी केमिकल रिएक्शन में यहां पर एज ए कैटलिस्ट कौन काम करता है? तो बेटा यहां पर एक विटामिन काम आता है, जिस विटामिन का नाम होता है विटामिन के। बस क्वेश्चन उठाऊंगी यहां से, मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूं, और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो भी दिखा देती हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी शायद मेरी बात। ठीक है, एक फोटो दिखा रही हूं, समझ पाओ तो समझ लेना कि ब्लड का क्लॉट ऐसे जमता है। कहां चला गया वो रिएक्शन? डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स में होना चाहिए, डाउनलोड्स में भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो म्यूजिक में नहीं है, कोई बात नहीं, इंटरनेट से एनसीईआरटी का फोटो दिखाती हूँ आपको। आओ यहाँ पे, यहाँ पे भी होना चाहिए यार, कहाँ से हो गया फिर वो? चलो कोई ना, मैं गूगल क्रोम से आपको दिखाती हूँ, सर्च में वही पड़ा होगा मेरे पास। ये रहा ब्लड क्लॉटिंग ना, ब्लड क्लॉटिंग की इमेजेस, ये रो। कौन सी वाली इमेज तुम्हें खोल के दिखाई जाए कि तुम्हें समझ में आ जाए सारी चीज? एनसीईआरटी में कुछ ऐसी सी ही फोटो है, कुछ ऐसी सी ही फोटो है। ये देखो बेटा,
ये फोटो दिख रही है ब्लड का क्लोट कैसे जमता है। ये रहा क्लोट, ये रहा क्लोट। मैंने कहा था ना ये धागे नुमा प्रोटीन, ये धागे जैसे दिख रहे हैं ना, ये फाइब्रिन है, इसके अंदर सेल्स आके ऐसे उलझ गई, तो अब ये खून की सेल्स बाहर नहीं जाएंगी, मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी, यानी आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ऐसा होता है ब्लड का क्लॉट। और आपको डिटेल में देखना है, इस फोटो को देखो, एक फोटो दिखा रही हूं आपको, ये देखिए बेटा, इस फोटो से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो पहले क्या हो रहा था, खून ऐसे बाहर निकल रहा था, चोट लगी इस हिस्से में तो इसमें से ब्लड सेल्स ऐसे बाहर निकल रही थी, ब्लीडिंग हो रहा था। अब देखो ब्लीडिंग नहीं हो रही, क्योंकि यहां पे क्या हो गया बेटा, ये देखो यहां पर फाइब्रिन का मैश बन गया, फाइब्रिन प्रोटीन से क्या बन गया, यहां पर ऐसे क्लोट बन गया। यही क्लोट बताया मैंने, ऐसे बनता है, यही क्लोट बताया बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से समझाती हूँ, इसके बाद नहीं समझाऊंगी, फिर क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, और जो नहीं बता पा रहा है वो क्लास में ढंग से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। सुनो, बहुत ध्यान से समझना है एक एक बात। फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में अभी बता दूंगी। मैंने कहा किसी भी हिस्से पे चोट लगी, हाँ मैम चोट लग गई। चोट लगती है जिस हिस्से पर, वहां की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, वहां का मांस फट जाता है, मांस के नीचे की तरफ आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनमें खून होता है, रक्त होता है। मांस फटा, सेल्स डैमेज हुई, खून बाहर निकलता है। जब खून बाहर निकलता है तो बेटा उसी को हम ब्लीडिंग कहते हैं। और नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम 2 से 7 मिनट होता है, और 2 से 7 मिनट के बीच में आपका खून बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। 7 मिनट के बाद इसी खून का क्लोट बनना शुरू हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, और रक्त का थक्का जमता है, इसका मतलब ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को रक्त का थक्का जमना बोलते हैं। अब होता क्या है इन रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो बेटा जैसे ही सेल्स डेड होती हैं, सिर्फ जो डैमेज सेल्स होती है ना, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल, एक रसायन निकालती है। और हमारा जो खून निकल रहा है उसमें कैल्शियम भी होता है। तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या होगा, 2 से 7 मिनट, 7 मिनट के बाद क्या होगा, पहले केमिकल रिएक्शन में प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो थ्रोम्बिन में बदलता है। ये एक प्रोटीन है, ये थ्रोम्बिन में बदल गया। प्रोथ्रोम्बिन काम नहीं करता है, इसको काम करवाना है तो इसको थ्रोम्बिन में बदलवाना है, इसीलिए प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में। अब आप बोलोगे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया, यहां से। आप बोलोगे कैल्शियम कहां से आया, यहां से। तो पहले केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है। अब ये थ्रोम्बिन 2 काम करेगा। पहला काम, ये हिपैरिन को जाके डीएक्टिवेट कर देगा। बेटा हिपैरिन जब तक काम कर रहा है ना, तब तक रक्त का थक्का नहीं जमता। हिपैरिन ब्लड का क्लॉट नहीं होने देगा, और अभी तो ब्लड का क्लॉट करना है ना, तो हिपैरिन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा ना। तो पहला काम हिपैरिन को डीएक्टिवेट करना। ये थ्रोम्बिन जाएगा और हिपैरिन को बोलेगा चल शांत बैठ जा हिपैरिन, तेरा कोई काम नहीं है अभी। हिपैरिन कहेगा ठीक है भाई, मैं बैठ गया शांत, तुम्हें जो करना है कर लो। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा फिर, ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन, दूसरा एक मेन प्रोटीन है ब्लड का क्लॉट करवाने वाला, वो फाइब्रिनोजन टूट जाता है, बदल जाता है किसमें, फाइब्रिन में। किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बिन और पैप्सिन नाम के एंजाइम की उपस्थिति में। अब ये फाइब्रिन एक कैसी रेशेदार प्रोटीन होती है, रेशे का मतलब होता है धागा, धागा ऐसे थ्रेड निकलते हैं इसमें, ऐसे रेशे निकलते हैं, और इन थ्रेड के अंदर ब्लड की सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आकर इनके अंदर मोतियों की तरह, जैसे एक माला में मोती जाके फंस जाते हैं, वैसे सारी सेल्स यहां आके फंस जाती हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइब्रिन मैश बन गया, ठीक है। और इसी को हम बोल देते हैं ब्लड का क्लोट बन गया, रक्त का थक्का जम गया। बेटा जब ब्लड सेल्स यहां आके फंस गई, बाहर नहीं निकली, तो खून बाहर नहीं निकला, तो इसी अगली रिएक्शन में क्या होगा, इसी फाइब्रिन के साथ ब्लड सेल्स, रक्त की कोशिकाएं सारी आके फंस जाती हैं, और इसी को ब्लड का क्लोट कहते हैं। और ये रिएक्शन होने के लिए विटामिन के की प्रेजेंस चाहिए होती है। ये लो, ऐसे रक्त का थक्का जम जाता है।
ऐसे रक्त का थक्का जम जाता है बेटा। नहीं आया समझ? चलो नहीं आया मुझे नहीं मतलब, मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूं, मुझे आंसर कर दो एक एक करके, सारे क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन, कौन सा मिनरल है, विच मिनरल इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा खनिज तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विच मिनरल इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस? बेटा आंसर करो, फटाक से कमेंट करो, वो जो कमेंट सेक्शन है ना जिनमें तुम फालतू के कमेंट करते हो, अब करो मुझे, अब करो मुझे, जल्दी से आंसर करो। मैम हेपरिन क्यों प्रेजेंट होता है, अभी बताएंगे शिवू यादव। अरे शिवू अभी बताएंगे, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करो। कौन सा खनिज तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? कैल्शियम। कैल्शियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वैलेंसी लिखते हैं कैल्शियम की। कहां का कैल्शियम? दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो, कहां का कैल्शियम रक्त का थक्का जमाता है? हड्डियों वाला, दांतों वाला, बालों वाला, नाखून वाला? नो मैम। कहां का कैल्शियम? खून का कैल्शियम। अरे मैम खून में भी कैल्शियम होता है क्या? जी हाँ। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, ब्लड का क्लोट जमाना है तो क्या दांतों वाला कैल्शियम खून में जाके रक्त का थक्का जमाएगा क्या? नहीं ना, तो खून में भी कैल्शियम होता है। मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बेटा अगला क्वेश्चन होता है, हेपारिन को डीएक्टिवेट कौन सा प्रोटीन करता है? मैं बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन पूछ रही हूं आपको, हेपारिन को डीएक्टिवेट कौन करता है? कौन करता है? हेपारिन को कौन बोलता है कि ओ हेपारिन चुपचाप शांत बैठ जा? कौन करता है हेपारिन को डीएक्टिवेट? ये देखो इसमें, हेपारिन को डीएक्टिवेट किसने किया? थ्रोम्बीन ने करा। अरे करा कि नहीं करा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थ्रोम्बीन। थ्रोम्बीन ने हेपारिन को चुप करा दिया, कुछ मत कर। हो गया अगला क्वेश्चन? जी हाँ मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज रिलीज्ड बाय डैमेज्ड सेल्स? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से कौन सा केमिकल रिलीज होता है? हाँ जी, जब हमारी सेल्स डेड होने लग जाती हैं, जब हमारी सेल्स मरना, अरे ग्रीन कलर ऐसा तो नहीं किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो क्लास में दिखे ही ना ग्रीन कलर, सॉरी मैं व्हाइट लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी, कौन सा रसायन हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं रिलीज करती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन आपसे पूछ ले, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया है? जब सेल्स में चोट लगती है ना, सिर्फ जो चोटी हुई कोशिकाएं होती है ना, वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम, ये क्वेश्चन बीपीएससी ग्रुप डी एनटीपीसी सब में पूछा हुआ है। विच एंजाइम इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन? कौन सा एंजाइम ब्लड का क्लॉट करवाने में हेल्प करता है? कौन सा एंजाइम? आंसर क्या होगा? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम। अरे कौन सा एंजाइम बोलो फटाक से? पेप्सिन एंजाइम। हाँ जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड का क्लॉट करवाने वाला मेन प्रोटीन कौन सा होता है? अरे वो प्रोटीन जो फाइब्रिन में बदलता है। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा? फाइब्रिनोजन। हाँ जी मैम, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा रेशेदार प्रोटीन होता है? कौन सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन होता है जो अपने अंदर ब्लड सेल्स को पिरो लेता है? कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है ना, थ्रेड जैसे, जो अपने अंदर ब्लड सेल्स को पिरो लेता है। आंसर क्या होगा? फाइब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर और कर दो बेटा। अरे कौन सा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कर दो। क्या आपसे पूछेगा कौन सा विटामिन ब्लड का क्लॉट करवाने में हेल्प करता है? विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन? 50 बार 100 बार ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में। विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, क्लॉटिंग और ब्लीडिंग। अच्छा पहले ब्लीडिंग टाइम कितना होता है?
अरे ब्लीडिंग टाइम का मतलब कितनी देर तक खून का बहाव होता है, 2 से 7 मिनट, 2 से 7 मिनट। आपसे पूछे क्लॉट बनने में कितना टाइम लगना चाहिए, क्लॉटिंग रक्त का थक्का जमने में, जनरली 5 से 7 मिनट में, मैक्सिमम 5 से 15 मिनट, 5 से 15 मिनट के अंदर क्लॉट बन जाना चाहिए। नहीं बना मतलब खून का बहाव नहीं रुका, नहीं रुका तो तुम समझ सकते हो खून सारा निकल जाएगा बाहर। 2 से 7 मिनट ब्लीडिंग में लगता है। उसके बाद बेटा जनरली देखो 5 मिनट में ब्लड का क्लॉट हो गया, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम 15 मिनट लगना चाहिए क्लॉटिंग टाइम में, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बताओ इतने क्वेश्चन आपको आज की क्लास से पहले समझ में आए थे क्या? नहीं आए थे ना। मैंने क्या बताया, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड का क्लॉट, ब्लड का क्लॉट होता है ऐसे, ऐसे होता है ऐसे। फिर इससे क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेंगे बेटा। कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस मेरे आंसर मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे। आगे बात समझ में, ये सारे क्वेश्चंस करवाए मैंने, ठीक है। चले आगे, सारे क्वेश्चंस आंसर कर लोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आओ जरा नोट डाल के कुछ बातें लिखो। बेटा ये जो क्लॉटिंग रिएक्शन थी ना, जो मैम ने आपको पढ़ाई थी अभी, जो मैम ने आपको पढ़ाई थी, सुनो, उसमें कुछ ना फैक्टर काम आते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, है ना। और जैसे फैक्टर 9 लिखो, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक, थक्का जमाने वाले कारक, कारक होते हैं, जैसे कारक 9। ये हमें कहां से मिलते हैं, ये हमारी बॉडी में हमारे माता पिता से आते हैं, हमारे माता पिता से उनके माता पिता में आते हैं, ठीक है। और जब ये फैक्टर, देखो ये फैक्टर भी क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इस पिछले रिएक्शन में। क्या, ध्यान से सुनो, मेरे कहने का मतलब है ये जो क्लॉटिंग रिएक्शंस थे ना, यहां पर एज ए कैटलिस्ट, है ना, उत्प्रेरक के रूप में कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो काम में आते हैं, जिनको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर जिसके बॉडी में नहीं आ पाते हैं ना, जेनेटिकली ये नहीं आ पाए हैं, तो बेटा एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। आपसे पूछेगा हीमोफीलिया क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, व्हाट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है बेटा। क्या है, एक जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग है बेटा। आनुवांशिक रोग का मतलब समझते हो, जो जन्म के साथ आप में आई है, और कहां से, आपसे आपकी पिछली पीढ़ी में आई है और आपसे अगली पीढ़ी में जाएगी। ऐसी कोई बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, उसे हम जेनेटिक डिजीज या हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं, उसे हम आनुवांशिक रोग कहते हैं बेटा। अब इस बीमारी में पता है क्या होता है, इसमें ये फैक्टर नहीं बन पाते हैं, इस बीमारी में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फैक्टर 9 हो गया, ठीक है, ये फैक्टर नहीं बन पाते हैं। अब नहीं बने इसका मतलब मैम ऐसे लोगों में क्या नहीं होता है, ऐसे लोगों में ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, ब्लड का क्लॉट भी नहीं बना, रक्त का थक्का नहीं जमा। तो ऐसे लोगों में ब्लड का क्लॉट नहीं हुआ, इसका मतलब अगर इन्हें चोट लगेगी तो इनकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, इसका मतलब मैम इनका खून बाहर निकल जाएगा। बहुत छोटी सी चोट लगने पे, हल्का सा कट लगने पे बहुत सारा खून बाहर निकल जाता है। इसी बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। और आप जानते हैं ये बीमारी सबसे पहले किस में हुई थी, सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखने को मिली थी। क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया रॉयल फैमिली से थे, इसलिए इस बीमारी को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं।
इस बीमारी को हम रॉयल फैमिली वाली बीमारी कहते हैं। शाही बीमारी है बेटा ये, क्योंकि रॉयल फैमिली में डिस्कवर हुई थी सबसे पहले, है ना। आई बात समझ में मेरी? ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स को कभी कभी हम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज क्रिसमस नाम के साइंटिस्ट ने क्रिसमस डे पे करी थी, इसलिए हम इनको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। अब मैं बता देती हूं आपको, एक लाइन में फिर से सुन लो। मैंने कहा हमारे शरीर के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं जिनको हम क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं, थक्का जमाने वाले कारक कहते हैं, जैसे फैक्टर 9 हो गया। ठीक है, इनका काम होता है ब्लड का क्लोट करवाना, है ना। ये देखते हैं विटामिन के सही से बनाया क्या, कैल्शियम सही से बनाया क्या, सारा काम, है ना। अब क्या होता है बेटा, जनरली कुछ लोगों में ये फैक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाते हैं। जब ये फैक्टर नहीं आए तो ऐसे लोगों में क्लोटिंग फैक्टर नहीं बने, तो ऐसे लोगों में ब्लड का क्लोट या तो बनेगा ही नहीं या देरी से बनेगा, लेट बनेगा। अब जितना लेट ब्लड का क्लोट होगा उतनी देर तक ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो ऐसे लोगों को छोटा सा कट लगने से बहुत सारा खून निकल जाता है। तो ये वो बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है तो बहुत देरी से जमता है बेटा। और इसी बीमारी को हम रॉयल डिजीज कहते हैं। तो किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहते हैं? हीमोफीलिया बीमारी को। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है। ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में, महारानी विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले खोजा गया, इसलिए इसको रॉयल बीमारी कहते हैं। और सुनिए जरा, ये जो फैक्टर है ना, इनको हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। तो एग्जाम में आता है ब्लड का क्लोट जमाने के लिए कौन से फैक्टर काम आते हैं? क्रिसमस फैक्टर काम आते हैं। उस बीमारी का नाम बताओ इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। महारानी विक्टोरिया की फैमिली में कौन सी बीमारी खोजी गई थी? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? अब क्या बोलोगे बेटा? आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी में क्या नहीं होता? इसमें क्रिसमस फैक्टर नहीं बनते, क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनते हैं। तो ऐसे लोगों में या तो क्लोट बनेगा ही नहीं या बहुत ज्यादा देरी से बनेगा। तो इन लोगों में ब्लीडिंग रुकती नहीं है। बेटा आप जानते हो, पता है क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में क्या करते थे? मखमल बिछा के रखते थे नीचे, क्योंकि बेटा उनके बच्चे खेल रहे हैं, गिर गए तो उनको खून निकल गया, थोड़ी बहुत चोट लग गई तो बहुत सारी ब्लीडिंग होने के चांसेस थे। तो ये लोग अपने घर में मखमल का कारपेट जानते हो ना, नीचे फर्श के ऊपर बिछा के रखते थे, चोट वोट ना लगे बच्चों को खेलते वेलते समय, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो ये होता है हीमोफीलिया, वो आनुवांशिक रोग जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, बाय बर्थ, जन्म से ही नहीं इनमें जमता, ब्लड का क्लॉट होता ही नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। हाँ जी मैम। अब सुनो मैम, हमारे बॉडी में अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गई तो क्या हो गया? ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीज हो गई। डिक्रीज का मतलब है घट गई, इनकी संख्या घट जाए तो क्या हो जाए? बेटा घट गई इसका मतलब ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, है ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, खून बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, सिंपल सी बात है भाई, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होगा, चोट लग गई, ब्लड का क्लॉट नहीं होगा। मैम अगर ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो गई, अगर मैम जितनी होनी चाहिए 4-5 लाख उसकी दुगुनी हो गई, इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आनी चाहिए थी 4 लाख आ गई 10 लाख, तो बेटा उस स्टेज को कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस का मतलब पता है क्या होता है? थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। थ्रोम्बोसिस, अरे खून जम गया अंदर ही, क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। ब्लड का क्लॉट कहां होना चाहिए? आउटसाइड, जहां चोट लगी वहां होना चाहिए ब्लड का क्लॉट, लेकिन इतनी सारी होगी ब्लड प्लेटलेट्स कि क्लॉटिंग इनसाइड हो गई, रक्त का थक्का शरीर के अंदर जम गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोचिए, ऐसे एक ब्लड वेसल है, इसमें खून जा रहा था ऐसे ऐसे, और ये खून यहां जम गया, ऐसे ब्लड का क्लॉट हो गया ऐसे। तुम खुद सोचो, खून जो
घूम रहा था, उसमें ऑक्सीजन जा रहा था। अरे खून का काम क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। खून तो जम गया भाई साहब, यहाँ ऐसे जम गया, तो क्या बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसान मर जाएगा। सुना होगा फलाने इंसान की दिमाग की नस फट गई, दिमाग की नस में क्लोट जम गया। सुना होगा फलाना इंसान के हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो गई, क्लोट जम गया, है ना? ऐसा आया होगा कभी ना कभी सुनने में। तो मेरे प्यारे बच्चे सुन लीजिए एक बार फिर से, एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्लोटिंग हमेशा कहां होनी चाहिए? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होता है? जहां पे चोट लगता है वहां पे क्लोट होना चाहिए। अंदर क्लोटिंग का मतलब क्या हो गया, समझ गए ना तुम? तो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है शरीर के अंदर किसी हिस्से में खून का जमाव हो जाना, और अंदर नहीं जमना चाहिए। आपने सुना होगा फलाना इंसान को अटैक पड़ गया, फलाना इंसान की नसें ब्लॉक हो गई, उसमें खून जम गया, अब उसको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। बेटा स्टेरॉइड क्या होते हैं? ऐसे इंजेक्शन जो खून को पतला करते हैं, उन्हें हम स्टेरॉइड बोलते हैं। तो जो इंजेक्शन डॉक्टर देगा ना स्टेरॉइड के, वो स्टेरॉइड आके इन ब्लड के क्लॉट को ऐसे पतला करता है। ये जो जमा हुआ है ना, इसको वापस हटाने का काम करते हैं स्टेरॉइड, ताकि ये खून है वो ऐसे घूमे आपके बॉडी में। खून घूमेगा तो ऑक्सीजन घूमेगा भाई, इंसान ऐसे जिंदा रहेंगे। तो स्टेरॉइड का काम होता है खून को पतला करना। पता है स्टेरॉइड का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लड थिनर। ब्लड थिनर जो खून को पतला करते हैं। तो अगर कभी डॉक्टर ने आपको बोला है कि ये स्टेरॉइड खरीद के ले आओ अपोलो फार्मेसी से, तो आप क्या समझोगे कि इस स्टेरॉइड से डॉक्टर खून को पतला करेगा कहीं ना कहीं। तो स्टेरॉइड उसी इंसान को चढ़ता है जिसका खून गाढ़ा हो गया है, या जिसका खून अंदर जम गया है, क्लॉट हो गया है। स्टेरॉइड ब्लड थिनर्स होते हैं, ब्लड को पतला करते हैं बेटा वापस। जो जमा हुआ क्लॉट था ना, उसको वापस पतला करने का काम करते हैं। तो क्लोटिंग अंदर नहीं होनी चाहिए, और अंदर क्लोटिंग ना हो उसके लिए क्या है बेटा? उसी के लिए तो हेपारिन है। अरे बताया था ना, शरीर के अंदर खून जमता नहीं है, कौन नहीं जमने देता? हेपारिन। लेकिन अब चोट लग गई, चोट लग गई तो क्लोट होना है ना, तो क्लोट होना है तो हेपारिन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा ना भाई। जब तक हेपारिन है वो ब्लड का क्लोट नहीं होने देगा, लेकिन अब तो ब्लड का क्लोट करना है क्योंकि चोट लग गई है। तो अब हेपारिन को क्या करना पड़ेगा? हेपारिन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे तो थ्रोम्बिन है। ठीक है, आई बात समझ में? निखिल बेटा मैं 5 बार बता चुकी हूं। क्या मेरी बात समझ में आई कि ब्लड थिनर्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड क्या करते हैं? अब सुनो, एक बीमारी होती है डेंगू। ठीक है, ये लास्ट है, बस यहाँ का कॉन्सेप्ट सुन लो। हम लोग डेंगू बोलते हैं, डॉक्टर डेंगे, डेंगे प्रोनाउंस करते हैं इसको, डेंगू। डेंगू में एक मच्छर होता है एडिस इजिप्टाई। ये मच्छर क्या करता है? डेंगू वायरस छोड़ जाता है। मच्छर गए, मच्छर ने काटा, खून पिया, खून में एक वायरस छोड़ गया। पता है वो वायरस आके क्या करता है? वो वायरस आके प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है। पीएल का मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट की संख्या घटा देता है। तो जैसे ही आपको डेंगू वाले मच्छर ने काटा तो आपके खून में एक वायरस छोड़ गया, वो वायरस आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट की संख्या घटा देता है। ये मत सोचना कि डेंगू, हाँ अब कैसे पढ़ना, देखो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। किसी को डेंगू होता है तो उसमें प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ये मत समझना प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू होता है, ना 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 ना, ठीक है? अगर किसी को डेंगू होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कम हो गई प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स कम हो गई, डॉक्टर बोलेगा आज आपके 1.5 लाख प्लेटलेट्स हैं। 3 दिन बाद चेक करेगा, बोलेगा अरे बाप रे 60,000 प्लेटलेट्स आ गई। तो डॉक्टर बोलेगा भाई, मरीज को बोलेगा तुम अपने घर वालों को बोलो कोई आपकी प्लेटलेट्स दे दे, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है। तो कोई इंसान अपनी प्लेटलेट्स उसको चढ़ाता है ताकि उसकी जान बची रहे। अब बेटा क्यों बोलते हैं डॉक्टर कि जल्दी से प्लेटलेट्स अरेंज करो, जल्दी से ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो आपको प्लेटलेट चढ़ा दे। अब खुद सोचिए बेटा, उसकी प्लेटलेट्स 40,000 आ गई। प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून को गाढ़ा रखना। अब तुम खुद सोचो, प्लेटलेट की संख्या 40,000 हो गई, जहां होने चाहिए थे 4 से 5 लाख।
तो अब क्या होगा, खून एक्सट्रीम लेवल पे पतला हो जाएगा, इतना पतला खून हो जाएगा कि कहीं पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आंतें फट जाएंगी, आंतों से खून निकल जाएगा, नाक से खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है, खून की उल्टी हो सकती है। तो डॉक्टर बोलता है भाई आपका खून इतना पतला हो गया, क्योंकि प्लेटलेट्स तो है ही नहीं, प्लेटलेट्स खून को गाढ़ा करती हैं, खून को गाढ़ा करना, बहुत ज्यादा गाढ़े का मतलब क्लॉट बन गया, तो बहुत ज्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए ना। तो डॉक्टर बोलता है भाई साहब जल्दी से क्या क्या आप प्लेटलेट्स का अरेंजमेंट कर लो, नहीं तो तुम्हारा खून इतना पतला हो जाएगा कि नाक से खून निकल जाएगा, मुंह से खून निकल जाएगा, अंदर आंतड़ियों से खून निकलना शुरू हो जाएगा, इंटरनली कहीं ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए अब तुम्हें एक बात बताऊं मैं, जिस इंसान को डेंगू होता है ना, उसको एक दवाई कभी भी भूल के मत दे देना जिसको एस्प्रिन बोलते हैं, मर जाएगा वो, मर जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिस इंसान को डेंगू होता है उसको कौन सी दवा नहीं दी जाती है, एस्प्रिन। एस्प्रिन खून को पतला करता है, एस्प्रिन एक टाइप का स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड तो खून को पतला करते हैं। अब सोचो आप किसी को डेंगू है, तुमने एक एस्प्रिन दे दी, ये एस्प्रिन जाके क्या करेगा, और खून पतला करेगा, बेचारे को नाक से खून, मुंह से खून की उल्टियां हो जाएंगी, मर जाएगा इंसान, ठीक है। तो एस्प्रिन दवा कभी भी किसी ऐसे पेशेंट को नहीं देनी जिसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी है, ठीक है। एस्प्रिन डिस्प्रिन सुना होगा आपने, है ना, ठीक है। एस्प्रिन दवा उसको दी जाती है जिसमें कहीं पर कोई खून का क्लोट बन गया है, ठीक है, उसको एस्प्रिन दी जाती है। इसलिए मैंने कहा था मैं जो साइंस पढ़ाती हूँ ना वो जीवन में भी काम आती है। अब बेटा कोई दुश्मनी निकाल ले जाए, किसी को डेंगू है उसको उस एस्प्रिन दे गया, मर जाएगा आदमी, मर जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसे इंसान को कभी भी एस्प्रिन नाम की दवा नहीं देनी जिसको डेंगू है, क्यों, क्योंकि उसकी प्लेटलेट्स की संख्या में कमी है। एस्प्रिन एक टाइप का स्टेरॉइड होता है, वो खून को पतला करता है, ब्लड थिनर होता है। एस्प्रिन उसको देते हैं जिसको कहीं पे अंदर की तरफ क्लोट बन गया, ठीक है, किसी की नस ब्लॉक हो गई क्लोट की वजह से, उसको एस्प्रिन की दवा दी जाती है। लेकिन डेंगू वाले पेशेंट को दे दोगे तो उसका खून और पतला हो जाएगा, उसकी नाक से खून, मुंह से खून की उल्टी हो जाएगी, इंसान मर जाएगा, इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैम प्लेटलेट की संख्या घट गई तो बेटा ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून बहुत ज्यादा पतला हो सकता है, इंसान को नाक से मुंह से खून की उल्टी होकर मर सकता है। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा होगी तो शरीर के अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कहीं पे खून गाढ़ा होकर उसका क्लॉट बन सकता है। इसका मतलब मैम प्लेटलेट जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, जी हाँ, जी हाँ, 1.5 से 4-5 लाख के बीच में आनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और डेंगू जिसको होता है उसमें प्लेटलेट की संख्या घट जाती है, और अगर 60,000 से नीचे प्लेटलेट्स आ गई, अब तुरंत उस इंसान को प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेंगी किसी और के बॉडी से निकाल के, नहीं तो उस इंसान का खून पतला हो गया, उसको नाक और मुंह से खून निकल के वो इंसान की डेथ हो सकती है। और डेंगू के समय एस्प्रिन नाम की दवा देना उस इंसान की जान के साथ खेलने के बराबर है। ये लो, ये लो, इसी के साथ हमारी ब्लड प्लेटलेट्स खत्म, हमारा ब्लड का कंपोजिशन खत्म, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। मैम हमारा भी घाव जल्दी से नहीं भरता है तो बेटा डॉक्टर से चेक कराओ तुम, ठीक है, डॉक्टर से चेक कराओ। मैम शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग, अरे भाई सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछते सीता किसकी बाप थी, वही बात होगी। लोहा कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा खून नहीं बनेगा, अनीमिया हो जाएगा भाई। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है तुम लोग, पता है बच्चों वाले डाउट ले आते हो, मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है यार तुम लोगों पे, पता है मैं इतना डिटेल में इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ और तुम डाउट लाते हो एकदम बचकाना, कैसे काम चलेगा। प्लेटलेट्स बढ़ाएं कैसे, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों के, पपीते के पत्ते आते हैं ना, पपीते के छिलके आते हैं, उसका जूस पियो, बकरी का दूध पियो, कीवी फ्रूट आता है वो खाओ, लिक्विड चीजें नारियल का पानी पियो, इन सबसे प्लेटलेट्स बढ़ती हैं बेटा, इन सबसे प्लेटलेट्स इंक्रीज होती है बेटा। अब सुन लो, कल से आपकी छुट्टी है, मैं सीधा आपको मंडे को मिलूंगी और आप